हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 34 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रात को लोग जब आंटी के यहाँ से वापस मुरादविल आए थे तब तक सफ़ीन बिस्तर में घुसी सोने लेट चुके थे। घर वापस आकर उसने सबसे पहले ड्रेस चेंज करके उसे चापर में डालकर अपने वार्डरोब के सबसे निचले खाने में छुपाया था और फिर अपने चेहरे पर मौजूद इन उंगलियों के निशानों को मुख्तलिफ लोशन और मेकअप की हल्की सी तह के साथ छुपाने की कोशिश की थी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसने रूम की लाइट्स धीमी कर दी थी। माय डियर किटी, क्या हुआ है तुम्हें? आज तुमने सारा पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। आंटी तुमसे बहुत ही नाराज है। वो पार्टी स्पेशल तुम्हारे और सनम के लिए रखी गई थी मगर तुम नहीं आई। सनम ने अकेले ही केक काटा। पापा तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। वो तो तभी चले आए थे मगर हम सब ने उन्हें रोक लिया। अब वो तुम्हें देखने आ रहे होंगे। और ये लाइट इतनी कम क्यों है? साइड लाइट्स ऑन करो ना सनम। मेरोसा बेड पर नींद दराज होते हुए सफीन से बोलती। सनम और आयशा भी उसके पास आकर बैठ गई थी और फिक्रमंदी से तकिए में मुंह देकर लेटी हुई सफीन को देखने लगे। नो प्लीज सनम, लाइट ऑन मत करना। सर में बहुत दर्द है मेरे और मैं पापा से सुबह मिल लूंगी। अभी सोना चाहती हूँ, तुम उन्हें मना कर दो। वो चिड़चिड़े अंदाज में बोलती जैसे इस वक्त बहनों की मदहालत उसे बहुत ही बुरी लगी हो। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हो गया है तबीयत को? अपने पापा से नाराज है मेरा बेबी? क्या हुआ है? इधर देखो मेरी तरफ। ज़ुहैम रात हालांकि साथ ही कमरे में दाल होते हुए उसकी आखिरी बात सुन चुके थे, इसलिए तेजी से आगे बढ़कर उसके सनहाने बैठते हुए बोले। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे थे जबकि हाला पास खड़ी होकर हमेशा की तरह बाप बेटी के चौंचले देख रही थी। प्यार करने वाले बाप का सहारा पाते ही सफी उनके गले लगते हुए फुड़ फुड़ कर रोने लगे थे। पापा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने सन्नब के साथ अकेले केक काट लिया, मुझे जरा सा भी मिस नहीं किया। मैं अगर आंटी के यहाँ नहीं आई तो आप भी मुझे लेने नहीं आए। वो दर पर वो उनसे शिकवा करती हुई बोली थी। काश सुहेब साहब भी उस वक्त लेने आ जाते तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होता। बस इस बात पर मेरा बेटा नाराज है। आई एम सो सॉरी बेटा, मगर आपकी तरह सनम भी यूं चली आने पर मुझसे नाराज हो रही। इन सब ने मिलकर मुझे रोक दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर गलती आपकी भी है बेटा। ना तो आपने हमारी कॉल पिक की और ना ही किसी से कोई बात की। बाइक को देखकर सब भूल गई। क्या जरूरत थी आपको इस नालायक नाप्रमाणिक के साथ जाने की आज? और इतना ज्यादा घूमने की कि अपनी बर्थडे के दिन खुद ही बीमार पड़ जाए। पहले आपको आंटी के यहाँ आना चाहिए था। चले कोई बात ही, कल हम दोबारा केक काट लेंगे एक साथ, ओके? वो उसका सर थपथपा कर बोलते और सफीन अस्पा में सर हिलाती हुई आंसू साफ करने की थी जबकि हाला ने एक नजर उसको देकर नफी में सर हिलाया था। उन्हें भी सफीन पर गुस्सा था जो उनकी कितनी बार की गई ताकीद के बाद भी आज पार्टी में नहीं आए थे। अब चलेंगे या यूं ही बैठे बेटी के लाड उतरते रहेंगे? इसे तो आदत हो गई है मनमानी करने की, बहुत रागत हो गई है। चले अब सुने। हाला सफीन को देखकर नाराजगी बड़े लहजे में शोर से बोलती जबकि सफीन माँ को देखकर खामोशी से नजर झुकाकर बैठ गए थे। अब उन्हें असल बात कैसे बताती? हाँ हाँ चले, रात बहुत हो गई है, अब आप लोग सो जाओ बच्चों, ठीक है? जुहैर साहब बार बार इन चारों को प्यार करते हुए सोने की हदायत देते हुए चले गए थे। हाला भी उनके पीछे पीछे चली गई थी। माँ बाप के जाने के बाद सनम और आयशा से मशकूक नजरों से देखने लगे थे। सच बताओ सफीन, यही बात है या कुछ और? तुम्हारी हालत से कोई बात हुई है ना? सनम सफीन का चेहरा एक हाथ से ऊपर उठाते हुए बोलती। आयशा और मिहरोसा ने भी सवालिया नजर से उसको देखने लगी थी। ओफो सनम, तुम्हारे पास इस टॉपिक के अलावा कोई और बात नहीं है? हालिब हालिब हालिब, उसके सिवा क्या और कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में जो हर बात मैं तुमने उसे घसीट लेती हो? तुमने सेलिब्रेट कर लिया ना आज, तो ठीक है। अब आराम से सो जाओ और तुम्हारे गिफ्ट वो सामने सोफे पर पड़े हैं। भाई ने सबके गिफ्ट पैक पर नाम लिखा हुआ है, ले लेना। गुड नाइट, बाय। वो जंजला का बोलती बार बार इन तीनों का ध्यान अपनी मिस होने वाली बर्थडे की तरफ लाकर अपने तहिए इन तीनों को बार बार असल बात से हटा रहे थे जो कि न जाने उससे मुतमिन हुई भी थी या नहीं। माय क्यूट किटी, नाराज हो गए? छोड़ो ना। सनम की तो आदत है ना बेवजह शक करने की। उसके अंदर कोई खरूस हल्लू रूह हल्लुल कर गई है। तुम नाराज मत हो माय बेबी, और हम कल फिर से सेलिब्रेट करेंगे ना? मेरोसा का गले में बाहर डालती हुई लाड से बोलती। सनम और आयशा भी मेरोसा का अंदाज देगा हंसती हुई सफीन के गले लगे थे। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे बस ऐसा ही लगा कि शायद तुम हालिब की किसी बात से अफाओ। अगर ये बर्थडे पार्टी मिस होने का गम है तो कल हम दोबारा मना लेंगे और इसमें हालिब को भी बुला लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? सनम सफीन का गाल खानते इशारे से बोलती मगर हालिब के जिक्र पर सफीन का चेहरा फिर से सपाट हो गया था।
लेकिन उसने जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए पास पड़े हुए क्वेश्चन शरारत से मुस्कुराते हुए सनम और आयशा पे फेंके थे। जवाब इन दोनों ने भी उस पर चढ़ाई कर दी थी और फिर क्वेश्चंस की इस लड़ाई में मेहरोसा भी उनके साथ शामिल हो गई थी और उनकी चहकारों से पूरा रूम गूंजने लगा था। तीनों बहनों के साथ लड़ती झगड़ती मुस्कुराती सफीन कुछ देर पहले खुद के साथ हुआ हादसा भूल गए थे। सुबह उसकी आंख तकरीबन 11 बजे के करीब खुली थी। वह कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलने लगी थी। उससे पहले कि सनम उसे कॉलेज जाने के लिए कई दफा उठा चुकी थी, मगर वो आज छुट्टी के मूड में थी। रात वाले वाक़ये ने उसके दिमाग को झंझोर करा दिया था, इसलिए अब भी वो सर में शदीद दर्द महसूस कर रही थी। सफीन, आज तुमने कॉलेज की छुट्टी क्यों की? देखो तुम्हारी वजह से मेरा भी मूड नहीं हुआ, इसलिए मैंने भी ऑफ ले लिया। आयशा दब से उसके बराबर में लेटती हुई बोली। क्यों? तुम तो चली जाती, सनम अकेली होगी ना, तुम्हें पता है ना वो अकेले जाते हुए कितना गुस्सा करती है। सफीन जमाई लेते हुए बोलती। तभी हाला उनके रूम में सफीन को पुकारती हुई चली आई थी। मसला क्या है सफीन तुम्हारे साथ? कल रात से अब तक ये क्या ड्रामे लगाए हुए हैं? ना रात को पार्टी में आई और ना ही आप उठने को तैयार हो। सनम कितना नाराज होती हुई चली गई है अकेली। तुम्हारी वजह से उस आशा की बच्ची ने भी छुट्टी का लिया। आप उठो जल्दी से। मैं जैजी से नाश्ता भिजवा रही हूँ, फ्रेश होकर नाश्ता करो और अपना हुलिया दुरुस्त कर उठो। हाला उसके बिखरे बाल समेटती बोलती। तभी वो लाड़ से उनके गले में बाहें डालकर बैठ गई। मेरी प्यारी मम्मा, प्लीज माफ कर देना। यही सोच लें कि मेरा बर्थडे है कल। आप लोग तो फिर भी पूरी पार्टी एंजॉय करके आए। मैं तो केक भी नहीं खाया, इसलिए आप अपने हाथों से मेरे लिए केक बनाएं अब, वरना मैं नाश्ता करूंगी और ना ही खाना खाऊंगी। वो उनके गाल चूमते हुए मसनूई नाराजगी से बोलती। हाला ने एक प्यार बड़ी नजर उसके फूले हुए चेहरे पर डालकर असबाब में सर लाया था। आयशा सफीन को माँ से लाड़ करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे थे। ठीक है, मैं केक बनाती हूँ, तुम जल्दी से उठो और नाश्ता करो, ओके? उसके गाल थपथपाती हुई वापस चली गई थी, जबकि सफीन दोबारा से बिस्तर में घुस गए थे। उठ जाओ सोती शक्ल, कितना सोओगी? अभी मामा क्या कह कर गई हैं, सुना नहीं तुमने? फ्रेश होकर चेंज करो, आज कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं बाहर चलते हैं या फिर बाइक राइडिंग। आयशा उसके ऊपर से ब्लैंकेट खेलते हुए बोलती। नहीं, मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मूड नहीं है, तुम चली जाओ, आज मैं बस रेस्ट करूंगी। वो दोबारा मुंह पर कुशन रखते हुए बोलती। दफा हो सफीन, लेजी बोन, सोती रहो, मैं जा रही हूँ। जरा आज इस एंड्रयूव की खबर ले लूं, सुना है 2-3 दिन से बीमार है, बाहर हो रहा है उसे। आशा बेड से कूद कर उतर गई थी। मेरी तरफ से भी उसे 2 जामपड़ खींच कर लगाना, बाहर में अफाका होगा। सफीन शरारत से बोलती। ओके डियर। आशा हंसती हुई चली गई थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नाश्ता करके हेमोगन पर आ बैठी और कल के मतलब सोचने लगे थे। एक ही रात में उसकी पहचान बदल गई थी। वो सफीन मुराद से सफीन हालिब शाह बन गई थी। साथ ही उसे हालिब के साथ अपना सलूक याद आया था, जो कितना जारहाना था। उसे इतनी गिरी हुई बात भी कर सकता था। सफीन को अब तक यकीन नहीं आया था, अगर वो उसे नकार ना करती तो हालिब उसके साथ सोचते हुए भी उसे वहशत सी हो रही थी। उसे नफरत करना चाहती थी, मगर चाहते हुए भी कर नहीं पा रही थी। उसकी रगों में वो शख्स खून बनकर दौड़ता था, फिर कैसे उसे नफरत कर पाती? उसके मतलब सोचते हुए उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। सफीन, सफीन! वो आशा की आवाज पर चौंका होश में आई थी, जो उसे आवाजें देती हुई वापस आ गई थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और चेहरा थपथपा कर प्रशासत लाने की कोशिश की थी। क्या हुआ आशा, इतनी जल्दी आ गए तुम? वो वार्डरोब की तरफ बढ़ती हुई आशा से बोले। इस पर आशा ने हैरत से अपनी आंखें फैलाकर उसको देखा। 1 बज रहा है सफीन, मैं यहाँ से 11:30 बजे गए थे, 1.5 घंटा बीत गया है। वो सामने लगे वॉल क्लॉक की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम ये क्या कर रही हो अब? वो सफीन को बैग में कपड़े रखते हुए देखकर पूछने लगी। 1-2 दिन के लिए मैं तहनीत आंटी के यहाँ जा रही हूँ, डैड आ रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर रुकना बनता नहीं है। वो स्पार्ट लहजे में बोली हुई सफीन के दुख से अपनी मजबूत असाब वाली बहन को देखा। अब तुम भी जज्बाती मत हो जाना, हकीकत में भी कबूल कर चुकी हूँ, तो भी मान लो कि मैं डैड की बेटी कभी नहीं बन सकती। इसके लिए उनके लिए मैं एक महनूस वजूद हूँ, यही सच है। वो आम लहजे में से समझाती बोलती, क्योंकि वो खुद को कमजोर करना नहीं चाहती थी। ओके किटी, मैं चलती हूँ। सनम और मेहरू आए तो उन्हें बता देना, पापा भी अभी ऑफिस से आए हैं। अच्छा है, मैं उनसे भी मिल लूंगी। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? वह सफीन के गले लगकर प्यार करते हुए रूम से निकल गई थी और सफीन भी उसके पीछे नीचे चली आई थी, जहाँ पर आयशा मामा पापा से मिल रहे थे। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं कॉल कर दूंगी तुम्हें, ओके? हालस के गले लगती हुई बोलती। ओके मम्मा, बाय पापा। वो पापा से गले मिलकर उनसे प्यार लेती बाहर निकल आई थी।
जहाँ पर ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था, इतने में जोहेब साहब का फोन बजने लगा था। वो फोन सुनने एक साइड पर चले गए थे। ओह ओके, मैं आता हूँ। ठीक है हाला, मुझे जाना पड़ेगा, एक जरूरी काम आ गया। अब डिनर का अच्छा सा इंतजाम कर लीजिएगा, रात को मिलते हैं फिर। ओके। वो कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए हाला से बोले थे, ठीक है आप जाए, और मैं भी अभी रोहा के साथ इस्लामिक सेंटर जाऊंगी, शाम तक आ जाऊंगी और फिर हम दोनों खाने का इंतजाम कर लेंगे। हाला उन्हें रुखसत करते हुए बोली, ओके ठीक है जाए यहाँ पर। और सफीन बेटा आप भी शाम को तैयार हो जाना, और बहनों से भी बोल देना, खासकर मेरोसा से। ओके अल्लाह हाफिज। वो सफीन को प्यार करते हुए चले गए थे। तुम्हारा केक मैंने बेक कर दिया है, शाम को डैड आएंगे तो काट लेंगे। अब जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो, और बहनें आए ना तो साथ खाना खा लेना ध्यान से। नो डाइटिंग एंड फाइटिंग ओके। हाला उसका सर पर चपत लगाती हुई बोलती, हाला उसका सर पर चपत लगाती हुई बोली थी, ओके माम आप जाएं। उनके गले लगकर बोलती। हाला मुस्कुराते हुए रोहा के रूम की तरफ बढ़ गए थे, जबकि सफीन अपने रूम में चली गई थी, जहाँ पर बेड पर पड़ा उसका फैल कब से बजते बजते खामोश हो गया था। उसने रूम में आते ही सैल उठाकर चेक किया था, हालिफ की एक मिस्ड कॉल थी। इतने में दोबारा बेल बजने लगी थी। इस बार सफीन ने जानबूझकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। कॉल कटे 2 मिनट के बाद उसे हालिफ का व्हाट्सएप मैसेज मिला था, जिसे पढ़कर सफीन परेशान हो गई थी। उसके बाद ही उसने घबराकर हालिफ को कॉल की थी, क्योंकि हाला अभी घर पर थी और सफीन बात करते करते खिड़की की तरफ जाकर रोहा के रूम की तरफ देखने लगे थे, जहाँ से हाला रोहा का हाथ थामे सीनों की तरफ जाती हुई दिखाई देती। फोन पर हालिफ से बात करते हुए भी वो और ज्यादा परेशान हो गई थी। हालिफ का मुतालबा काबिल कबूल नहीं था, जिसे सुनकर उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। हालांकि होते हुए तो वो बिल्कुल भी उसका मुतालबा नहीं मान सकती थी, मगर जवाबन हालिफ की धमकी सुनकर वो घबरा सी गई थी। अभी वो हालिफ को वापस भेजने का तरीका सोच रही थी कि तभी बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर वो तेजी से बालकोनी में गई। नीचे हालांकि गाड़ी गेट से बाहर निकलती हुई दिखाई देती। सफीन शुक्र का सांस लेती फौरन अंदर गई थी। उसने अपने आंसू पीते हुए हालिफ का मुतालबा मान लिया था, बिना ये सोचे कि आज उसका हालिफ उसे जिल्लत की अथाह गहराइयों में गर्क करने वाला था। दिन के 12:30 के करीब उसकी आंख खुली थी। उसने अपने हाथ को दाएं बाएं हिलाकर दर्द का अंदाजा लगाया था, मगर दर्द अब कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था। उसका जिस्म काफी हल्का लगा हुआ था, बस दोनों हाथों में हल्की हल्की टीसें से उठ रही थी। फिर भी रात के मुकाबले में अब वो काफी हद तक नॉर्मल था। उसने जमाई लेते हुए उठकर अपने अतराफ का जायजा लिया। वो तीनों गायब थे। इसका मतलब आज आखिरी दिन वो मुराद सिस्टर से मिलने गए थे। सोचते हुए हालिफ ने तेज से ब्लैंकेट सर पर फेंका था। तैयार हो जाए मिसेस सफीन, हालिफ शाह आई एम कमिंग। वो जिरेला बड़बड़ाता हुआ कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया था। 10 मिनट के बाद बाहर आते उसने फुर्सत से खुद पर परफ्यूम का छिड़काव किया और नफासत से बाल बनाकर वो शहाना चाल चलते हुए बेडरूम से बाहर निकल गया था। किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी, तभी वो सीधा किचन में चलाया था, जहाँ पर फहीम कुकिंग टेबल के सामने खड़ा कुछ काम कर रहा था। आहट पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा था। चौकट में ही हालिफ खड़ा था। उठ गया तो अब हाथ कैसे है तेरा? क्या खा लिया था रात को? दोनों हाथ सामी खा लिए अपने। और ये कमीना आदि तो सुबह से गायब है। रकीम अभी कुछ देर पहले ही सनम से मिलने गया है। मैं बस तेरी वजह से रुका हुआ था। मुझे भी आज बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था। अभी कॉल आई थी बाई की, बस निकल ही रहा हूँ। वहीं से आशा से मिलने चला जाऊंगा, फिर शाम को होटल चलेंगे डिनर के लिए। फ्लाइट तो मिड नाइट की है ना। और हाँ, हमारी कार की एक हेडलाइट टूटी हुई है। रकीम और आदि इसलिए लेकर नहीं गए। रात को कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप बोलते हुए फहीम ने खामोश खड़े हुए हालिफ के लिए नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रखे थे। हालिफ ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। नाश्ता सामने रखने के बाद भी वो दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट्स में डाले खामोश खड़ा था। फहीम ने आंखें सुखाकर उसको देखा था। हालिफ क्या हुआ, क्या सोच रहा है? फहीम ने करीब जाकर उसका एक बाजू हिलाते हुए अपनी तरफ मतवजह किया था। हाँ हाँ कुछ नहीं, बस यार तबीयत जरा डाउन है। क्या कह रहा था तू? हाँ रात को जरा लग गई थी। डोंट वरी, मैं अभी रिपेयर करवा लूंगा। तुम बता कहाँ जा रहा है? एक काम कर, तू निकल, मैं भी बस चलता हूँ, कुछ काम है मुझे भी। हालिफ फहीम का कांधा थपाता हुआ बोला। नाश्ता तो काले मैंने तेरे लिए बनाया है। फहीम हालिफ के अजीबो गरीब रवैये पर हैरान हुआ था। कल से वो अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ नाश्ता, हाँ नाश्ता करके मैं निकलता हूँ। तुम ही जा, देर हो रही होगी तुझे। वो टोस्ट का किनारा दांतों से कुतरता हुआ बोला था, और फहीम उसे पुरसोच नजर देखता हुआ स्वाब में सर हिलाकर किचन से निकल गया। नाश्ता करके वो अपार्टमेंट लॉक करता हुआ बाहर कार में जाकर बैठा था। इन चारों के पास अपार्टमेंट की एक एक चाबी थी। ये अपार्टमेंट फरमान साहब का था। वो कभी भी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आते तो उनका कयाम इसी अपार्टमेंट में होता।
जाविया शाह का भी यहाँ पर एक घर था, मगर वो शहर से कुछ दूर आबादी से जरा हट कर था, इसलिए वहां रुकना कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज हालिफ का उस घर में कुछ घंटे गुजारने का इरादा था। अपनी लाडली कार को वर्कशॉप से रिपेयर करवा कर उसने सुबह 2:30 के करीब मुराद विला के उसने सही 2:30 के करीब मुराद विला के सामने वाली सड़क पर बिल्कुल उसी जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी की थी जहाँ पर वो रात मौजूद था। कार में बैठते ही उसे सफीन को कॉल मिलाई थी। कई बहस के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं की थी। हालिफ ने तैश के आलम में दोबारा कॉल की थी। इस बार उसकी कॉल काट दी गई थी। उसका खून गुस्से से खोने लगा था। यानी सफीन की ये मजाक कि उसकी कॉल काट दे। अपने गुस्से को कंट्रोल करता वो तेजी से मैसेज टाइप करता उसे सेंड करने लगा था। जल्दी से कुछ भी बोलकर बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपके घर के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। हालिफ ने मैसेज व्हाट्सएप किया था और ब्लू कलर के 2 साइन ये बताने को काफी थे कि सफीन मैसेज पढ़ चुकी है। तभी उसके सर पर सफीन की कॉल आने लगी थी। उसने फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कॉल पी गई थी। मेरी जान, कैसी हैं आप? लगता है रात को जुड़े हमारे नए नवेले रिश्ते को आप भूल गई, जो मेरी कॉल पिक न करने की गुस्ताखी कर बैठी। लेकिन अपने नन्हे से दिमाग में यह बात अच्छी से बिठा लें कि यह अदाएं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बिगड़े हुए तेवरों को जरा कंट्रोल करना सीखे, वरना आपके दिमाग ठिकाना लगाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो सुलगते हुए लहजे में उसे बावर करवाता हुआ बोला था, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। मैं सो रही थी, रात को लेट सोने की वजह से आंख नहीं खुल पाई, इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाई। और आप प्लीज मेरी बात सुने, मैं बाहर नहीं आ सकती। रात को भी मेरी पार्टी में ना जाने से सबको बहुत ही बुरा लगा था। मैंने मम्मा, पापा और अपनी तीनों बहनों को काफी मुश्किल से मुतमिन किया है। वो मेरे फेस को भी देखकर काफी मशकूक हो गए थे। ऐसे में आपके आसपास मुझे फिर से भी किसी ने देख लिया ना, तो सब लोग और शक में मुब्तला हो जाएंगे। मम्मा पापा तो नहीं, मगर मेरी बहनें आपके और मेरे अटैचमेंट के बारे में सब जानती हैं। मेरे इस अजीब बिहेवियर का शक सबसे पहले आप पर जाएगा। ऐसे में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सफी ने 2 की 4 बातें जोड़कर हालवी को सिचुएशन की नजाकत समझाई थी। इस वक्त उसे किसी भी तरह से हालवी को डरा कर वापस भेजना था। ओह अच्छा जी, लगता है मेरी तीनों सालियां मुस्तकबिल में मेरी सबसे बड़ी रकीम बनने वाली है। उनका भी कोई मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। खैर, करते हैं कुछ उनके लिए भी। और अपने मम्मा पापा की तो फिक्र ही ना करें। मैं खुद आकर सासू जी और ससुर जी से मिल लेता हूँ ना, नकाह नामे के साथ आसानी हो जाएगी मुझे, और आपके नहरे भी नहीं देखने पड़ेंगे। वो सुकून से बोलता हुआ लम्हों में सफीन को बेसुकून कर गया था। नहीं हालिफ, प्लीज देखें, समझने की कोशिश कर रहे। मैं नहीं आ सकती अभी। मैं सबसे क्या कहूंगी, आज कॉलेज भी नहीं गई तो मैं क्या कह कर निकलूंगी अब। वो रोहान से लहजे में बोले थे, मुझे चलाने की कोशिश कर रही हैं आप, बच्चा समझा हुआ है। मुझे पता है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है। आपकी बहनें कॉलेज स्कूल गई हुई हैं, पापा ऑफिस, और आपकी मम्मा आज दरस की क्लास लेने जाती हैं इस्लामिक सेंटर, जहाँ से शाम से पहले वो वापस नहीं आती। ये उन्होंने आपके घर में खुद हमें बताया था, और अभी भी मैंने उनकी कार को घर से बैठ जाते हुए भी देखा है। इसलिए बहानेबाजी बंद करें, जल्दी से बाहर आए, वरना मुझे इसी वक्त नकाहनामा लेकर आपके पापा के पास जाना पड़ेगा। उसके पास मुराद फैमिली की पूरी डिटेल मौजूद थी, और सफी ने बेसाता अपने दुखते हुए सर को दबाते हुए सोचा था, ओके मैं आ रही हूँ। वो बेबसी से आंसू पीते हुए बोले, डैट्स लाइक अ गुड गर्ल। और हाँ, अंदर अपने स्टूडेंट से कहकर आइएगा कि आप शाम तक आएंगे। वो क्या है ना कि आज का ये बचा हुआ थोड़ा सा टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। रात तक हम जा ही रहे हैं ना फिर, ओके। वो सरसराते हुए लहजे में बोला था, और सफीन ने गायब दिमाग से साइड लाया और कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए तैयार होने के लिए चले गए। फिर पूरे 15 मिनट के बाद वो रेड कलर के लॉन्ग कोट के साथ ही स्याह जीन्स पहने हुए सामने से आती हुई नजर आई थी। उसके नजदीक आते ही हालिफ ने गेट अनलॉक करते हुए उसको अंदर बिठाया था और कार स्टार्ट कर दी थी। इस दौरान उनके बीच में कोई भी बात ना हुई थी। 1 घंटे की मुसाफत के बाद हालिफ ने तकरीबन गैर आबाद इलाके में बने एक शानदार से घर के सामने गाड़ी रोकी थी। सफी ने ठटक कर चारों तरफ नजर घुमाकर देखा था। ये हम कहाँ आ गए हैं हालिफ? ये जगह तो शहर से काफी दूर है, और ये किसका घर है? वह घबराते हुए हालिफ से पूछ बैठी थी। ये हमारा घर है। डैड ने यहाँ आने से पहले मुझे ताकीद की थी कि मैं यहाँ पर एक चक्कर लगा लूं, मगर आना ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके साथ यहाँ पर आऊँ। थोड़ा हिसाब किताब करना था।